इस समय जैसा कि आप देख ही रहे हैं, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर इस समय हमारे साथ हैं। सेशन का नाम है मोदी की गारंटी। और मोदी जी ने तो अपनी गारंटी दी है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि इस सेशन में आपको ब्रेकिंग न्यूज की गारंटी है। इस सेशन में आपको धुआंधार सवाल और जवाबों की गारंटी है और आपको बहुत सारी खबरें और बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। इस बात की गारंटी मैं अनुराग जी के बिहाफ पर भी आपको देता हूं। अनुराग जी, आपका स्वागत है। न्यूज की गारंटी तो हो सकती, ब्रेकिंग न्यूज में मैं थोड़ा अनुराग जी, जैसा कि हमारा सेशन का नाम ही है मोदी की गारंटी, मैंने देखा कि 2014 से लेकर अब तक लगातार आपने अपने नारों को बदला है। 2014 में क्या अच्छे दिन, 2019 में आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कभी चौकीदार। अब ये जो मोदी की गारंटी का जो नया आपने ये नारा दिया है, इसके पीछे क्या सोच थी? और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपके साथ काम कर रही है, क्योंकि आप जो नारे कॉइन करते हैं वो काफी कारगर होते हैं। अगर आपका काम ना हो तो एजेंसी भी आपके काम नहीं आएगी। मोदी का काम बोलता है। और इस 9.5 सालों में अगर आपको मैं 2013-14 में ले जाऊं तो अखबार की सुर्खियां होती थी इतने लाख करोड़ का घोटाला या इतने हजार करोड़ का घोटाला, और वो यूपीए की सरकार की थी। हमने एक गारंटी दी थी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। आज आपके सामने मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत जो कभी लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और अगले 5 वर्षों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसके लिए कोई टर्म कॉइन करने की जरूरत नहीं है, दुनिया बोल उठी है। आप ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री या यूएस के राष्ट्रपति को नहीं कह सकते कि ये कहना है, लेकिन वो कहते हैं मोदी इज द बॉस एंड मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। दुनिया भर की सर्वे एजेंसीज ने 4 वर्षों में लगातार मोदी जी को दुनिया का लोकप्रिय, सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताया है। हुआ कैसे सुधीर जी, जानना बहुत जरूरी है। एक समय था जब भ्रष्टाचार का बोलबाला था, फर्जी खाते थे। हमने आके टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जनधन, आधार, मोबाइल, इसके माध्यम से पारदर्शिता लाए और लास्ट माइल डिलीवरी एंश्योर की, और उससे लगभग 2,70,000 करोड़ रुपया सालाना हम लोगों ने बचाया, जो फर्जी खातों के माध्यम से निकल जाता था। अब गरीब के जीवन में बदलाव क्या आया? 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को मुफ्त में गैस की सुविधा, सिलेंडर मिला। इसी तरह से ही 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत में, तो 80 करोड़ लोगों को अनाज अब तक भी मिला और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी जी ने दे दी है। बैंक खाते भी खुले। जो लोग कहते थे क्या होगा जीरो फ्रिल अकाउंट से, यही हुआ कि उन खातों में आज 2 लाख करोड़ रुपया जमा है, जो देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना। क्या हुआ स्वनिधि योजना से? उस रेडी पटरी वाले को कभी 36% ब्याज पर पैसा मिलता था, आज उसका ब्याज भी माफ हो जाता है। वो 10,000 से सीधा 20,000, 50,000 तक पहुंच रहा है। ये उसके जीवन में बदलाव आया। गरीब अमीर की खाई को कम किया, ये मोदी की गारंटी थी, जो 9.5 साल में पूरी की है। तभी तो 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए। इसलिए टर्म कॉइन करने की जरूरत नहीं है, काम बोलता है, मोदी है तो मुमकिन है। जी, लेकिन आप जिस गारंटी की बात कर रहे हैं, ये गारंटी उत्तर भारत के राज्यों में चल रही है और दक्षिण भारत के राज्यों में नहीं चल रही है। इसका क्या कारण है? चुनाव में वोट किसको मिलता है, जीत किसकी होती है, आप उसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखिए। दक्षिण उत्तर देश को बांटने का काम कांग्रेस की मानसिकता हो सकती है। कभी वो जातिवाद के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर बांटने का काम करे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या जल जीवन मिशन का पानी साउथ इंडिया में नहीं पहुंच रहा? क्या उज्ज्वला गैस के सिलेंडर वहां नहीं मिल रहे? क्या पक्के मकान वहां नहीं मिले? ये सबका साथ, सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ पिछले 10 वर्षों में सरकार चली है
और मूल भावना पीछे यही है कि जो गरीबी रेखा के नीचे उसको बाहर निकाल कर आए। एक तो वो है, दूसरा जीवन में सुधार आए, वो सब कुछ इसके साथ बदलाव देखने को मिला, तभी गरीबी रेखा से लोग बाहर आ पाए। कभी ये नहीं देखा हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, कौन उत्तर भारतीय कौन दक्षिण भारतीय, कभी ऐसा नहीं देखा। और जो नॉर्थ ईस्ट में कहते थे लुक ईस्ट पॉलिसी कांग्रेस की थी, हमने वो भी एक्ट ईस्ट की पॉलिसी की। आज लाखों करोड़ रुपए के पुल, रेल, सड़कें और हवाई अड्डे बने हैं, तो पिछले 9.5 वर्षों में मोदी सरकार में बने हैं। अभूतपूर्व विकास वहां का भी हुआ। पूरा भारत एक समान है, और मोदी जी का तो नारा ही वासुदेव कुटुंबकम जी। और ये सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिला कोविड के समय, जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, तब दुनिया के 157 देशों को वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत दवाई और वैक्सीन देने का काम दुनिया का एक ही देश कर पाया, वो देश भारत है। इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो बिल्कुल नई ताजा चीज जो चल रही है उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि अभी 3 राज्यों में आपने जो अपने मुख्यमंत्री नियुक्त किए, और पूरा देश उन मुख्यमंत्रियों के नाम गूगल कर रहा था कि भाई ये कौन है, और एक के बाद एक सरप्राइज। तो मोदी की गारंटी तो है ही, लेकिन मोदी जी सरप्राइज की भी गारंटी दे रहे हैं। तो ये जो आपने 3 चुनाव किया, जो विष्णु, मोहन और भजन, हा? इनके पीछे ये बड़े सरप्राइजिंग थे। क्या सोच थी आपकी जब आप अपने मुख्यमंत्रियों को चुनते हैं, और आपने इतने इतने बड़े बड़े जो सीजन आपके जो नेता थे उनका सीजन आपने समाप्त कर दिया? राजनीति में किसी का सीजन समाप्त नहीं होता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन के माध्यम से चलती है। ये चुनाव हमने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़े, और बहुत सफलता हमें सब में मिली। पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, और 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार के बाद आज तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की। अब आप देखेंगे, आप कहते हैं कि विष्णु, मोहन, भजन कौन है? भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने, कईयों ने तो कभी आज तक टिकट भी नहीं चाही थी, 3 बार से महामंत्री थे, मुख्यमंत्री बने। मोहन जी 3 बार से विधायक थे और मंत्री थे, अब मुख्यमंत्री बने। विष्णुदेव जी स्टूडेंट काल से संगठन में थे, अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अब मुख्यमंत्री बने। तो दूसरे राजनीतिक दलों में शायद ये संभव ना हो, वहां एक ही परिवार की सूची चलती है। यहां संगठन से कोई भी अपने समाज की और देश की और सरकार में रहते हुए पूरे प्रदेश की सेवा कर सकता है। आपको कहीं ऐसा लगा कि आपकी पार्टी का नेतृत्व बड़े नेताओं को, शिवराज सिंह चौहान हुए या वसुंधरा राजे हुए, रमन सिंह हुए, उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई, या बाकी के नेताओं को भी जो बड़े नेता हैं, कि वोट सिर्फ मोदी जी के नाम पर आते हैं, आपके नाम पर नहीं आते हैं, और ये बात सबको स्पष्ट होनी चाहिए। और शायद इसीलिए आपने इस बार किसी मुख्यमंत्री पद के लिए इनका नाम घोषित नहीं किया, और चुपचाप आपने उनको फेज आउट कर दिया। क्या ये सब बड़े नेताओं के लिए एक मैसेज है? बिल्कुल भी नहीं। चुनाव सांझे तौर पे लड़ा जाता है, यानी कि एकजुट होकर संगठन के तौर पे, और किसी न किसी रणनीति के तहत लड़ा जाता है। कई बार आपको नाम घोषणा करने में फायदा दिखता है, कई बार नहीं करने में दिखता है। आप रणनीति लेके चलते हो कि इस चुनाव को कैसे लड़ना है, किन मुद्दों पर लड़ना है। हर राज्य के मुद्दे अलग अलग होंगे, और कहीं पे चेहरा जरूरी भी होता है, कई जगह नहीं जरूरी होता। पार्टी ने तय किया कि मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी न केवल देश के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, और जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी शायद किसी राजनीतिक दल में कोई नेता नहीं करता। प्रधानमंत्री रहते हुए भी जो व्यक्ति 18-19 घंटे काम करते हों, और 2001 से लेकर 2023 तक एक दिन की छुट्टी भी, अवकाश भी अपने लिए ना लिया हो, जिनकी माता जी की मृत्यु के और उसके दाह संस्कार के 2 घंटे के अंदर वो वापस देश के लिए काम करना शुरू कर दे, मैंने तो इतने वर्षों में कोई और नेता नहीं देखा। ये भाजपा का नेता है, देश के नेता है। लेकिन आपने जो ये जो 3 जो हम बार बार नाम ले रहे हैं, विष्णु, मोहन और भजन, इनको आपने चुना, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी को अब सिर्फ राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता है। उन्हें एक ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है जो लोकप्रिय हो, या जो जाकर वोट मांग सके पार्टी के लिए, या वो अपनी तरफ से
पार्टी को अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में लीड कर सके। यानी योजनाएं आप दिल्ली से बनाएंगे और वो सिर्फ इंप्लीमेंटर्स रहेंगे कि आप प्रशासनिक स्तर पर उनको बस लागू कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। चलिए मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं रमन सिंह जी का, शिवराज जी का और वसुंधरा जी का। तीनों केंद्र में ही थे। शिवराज जी यहीं से सांसद होके गए, उमा भारती जी मुख्यमंत्री थे उससे पहले, गौड़ साहब थे। तो क्या हुआ, शिवराज जी भी गए ऐसे ही, ऐसे रमन सिंह जी गए, ऐसे वसुंधरा जी गई। पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिम्मेदारी मिली। अब संगठन में तो आपको कई बार मंत्री भी नहीं मिलते, अध्यक्ष भी नहीं बनते, आप कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो। और यही पार्टी की विशेषता है, यही हम में और बाकियों में अंतर है। आपके साथ भी ऐसा कभी हो सकता है? कभी भी हो सकता है। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकता हूं। मैं 4थी बार लोकसभा का सांसद बना। मेरे लिए गर्व की बात है कि पार्टी ने 4 बार टिकट दी। पार्टी हो सकता है कहे कि तुम अब काम करो भाई संगठन का, तुम ठीक है कहा है। तो हमारे बहुत सारे नेता हैं। येदियुरप्पा जी को देखो, किसी ने कहा नहीं तो उन्होंने स्वयं कहा कि अगली पीढ़ी को आपको अवसर देना चाहिए, मुझे लगता है किसी और को अवसर दो। बहुत सारे नेता ऐसे हैं। पर आप कर्नाटक हार भी गए जब आपने उनकी ये बात मान लिया, जिसका भी वो आइडिया रहा हो। हार जीत आपका हिस्सा है, चाहे खेल का हो या राजनीति का हो। बात है कि आप असूलों पर कितने चलते हो। हम जो दक्षिण और उत्तर की बात कर रहे थे, आपने कर्नाटक का जिक्र किया, तो मैं इसलिए आपको वापस वहां लेकर जाता हूं। कर्नाटक को हम दक्षिण भारत का द्वार कहते हैं, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, और ये आपने जीता था, फिर आप इसे हार भी गए। अब कर्नाटक आपके हाथ से निकलते ही एक बार फिर से ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत के दरवाजे आपके लिए बंद हो रहे हैं, और आपकी जो सफलता है वो उत्तर भारत यानी कर्नाटक से ऊपर ऊपर आपके लिए है। उत्तर पूर्व में भी आपकी पार्टी बहुत सफल नहीं हो रही है, दूसरी रीजनल पार्टियां हैं, उनके साथ आप मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो आपका ये जो मोदी की गारंटी है, ये पैन इंडिया गारंटी कब बनेगी वोटों के मामले में? पहले तो मैं कह दूं आपको कि असम में भी हमने दूसरी बार सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की बनाई। त्रिपुरा में भी हमने पूर्ण बहुमत की दूसरी बार सरकार बनाई। अभी मिजोरम में जहां हमारा एक भी विधायक नहीं आता था। जहां तक दक्षिण भारत की बात है, आप मुझसे लिखकर ले लीजिए। जितने झूठे वायदे करके कांग्रेस ने चुनाव जीता था, आज उनकी गारंटियां भी फेल, कांग्रेस भी फेल। हिमाचल से लेकर कर्नाटक में स्थिति हो गई है कि लोग ढूंढ रहे हैं कि कभी आए तो उनको पकड़ें, क्योंकि जो वायदे किए थे नहीं निभा पाए। कहा था 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी थी, नहीं दिया। 1500 रुपए महिलाओं को पर महीना देना था, नहीं दिया। 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड देना था, 5 लाख लोगों को नौकरी देनी थी, नहीं दिया। अब झूठे वायदे करके वोट ले लोगे तो उसका नुकसान होता है। दूसरा, आप जो दक्षिण भारत की बात करते हो, अगर आप पिछली बार भी देखेंगे लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोट पड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सीटें जीती। इसी तरह से ही पिछली बार तो हम ये 5 राज्य हारे थे, लेकिन लोकसभा में हमने 303 सीटें जीती। तो इस बार तो हम पिछले वाला रिकॉर्ड तोड़ के मोदी जी के नेतृत्व में और बहुमत से। इस बार कितने सीटों की गारंटी आप यहां देना चाहते हैं? मैं तो एक ही गारंटी दूंगा कि जनता का आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर बना रहेगा। और जब जनता का आशीर्वाद होता है तो बहुमत पूर्ण बहुमत ही देती है। 30 वर्ष में किसी को नहीं मिला। 2014 में मिला, 2019 में मिला। और 2014 में कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि ये तो चाय बेचने वाला है, कौन वोट डालेगा, क्या देश चलाएगा। देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया लोगों ने, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अगर हम ब्लैक और व्हाइट में बात करें, आप एक तरीके से बीजेपी को हम देखें तो वो राशन की दुकान है। राशन की दुकान में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी एक तरीके से आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान है। तो इस बार ये राशन की दुकान जीतेगी या मोहब्बत की दुकान जीतेगी? देखिए, जहां तक आपको नाम जो देना है आप दे सकते हैं, लेकिन कोविड के टाइम पे मैं तो MOS फाइनेंस था, वित्त राज्य मंत्री था। सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने थी कि गरीब की थाली खाली ना रह जाए। महामारी से ज्यादा संकट था कि भूखमरी से कोई ना मर जाए। और दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों ने लिखा कि भारत में करोड़ों लोगों की मृत्यु होगी। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था, दृढ़ विश्वास था, और 80 करोड़ लोगों को 30 महीने तक मुफ्त में डबल अनाज दिया।
कि किसी गरीब की मृत्यु, जरूरतमंद की मृत्यु भूखमरी के कारण ना हो, ये सुनिश्चित किया गया। नहीं, पर और अगले 5 साल के लिए भी हम वही कर रहे हैं। जहां तक आप मोहब्बत की दुकान भी चल रही है। देखिए, तेलंगाना में खुल गई उनकी दुकान, मोहब्बत की दुकान चली तेलंगाना में, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो आप कांग्रेस को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते पूरा। मोहब्बत की दुकान तो आपने देखी, सामान गिनते गिनते थक नहीं पा रहे अधिकारी। बैंक के 32 अधिकारी लगे हैं, कई मशीनें नोट गिनने में लगी है, मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई, नोटों की गिनती पूरी नहीं हुई। कितना हुआ था सुधीर जी कल तक? 353 करोड़। 353 करोड़ अभी मैं कल आपका शो देख रहा था, उसमें 353 करोड़ मुझे याद है। पता नहीं कल तक कितना और हो जाएगा। अगर जहां इनकी सरकारें नहीं, अगर वहां ये हाल है, तो सोचो शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में कितनी लूट हुई होगी। और महादेव ऐप घोटाला, तभी हम कहते थे भ्रष्टाचार करो और भूपे करो। भूपेश बघेल की पेमेंट का सबके सामने आया, महादेव ऐप से भी पेमेंट ली। राहुल गांधी के बारे में थोड़ा आप अक्सर बोलते रहते हैं, और मैं आज अपने साथ एक किताब लेकर आया हूं जो कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है, प्रणब मुखर्जी की जो पुत्री हैं। और उन्होंने प्रणब मुखर्जी साहब के क्या व्यूज थे राहुल गांधी के बारे में, उनके बारे में काफी विस्तार से लिखा है। और वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी की जो नेतृत्व शैली है उसे लेकर प्रणब मुखर्जी बहुत खुश नहीं होते थे। उन्होंने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा उसे लेकर उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। एएम पीएम का उनको अंदाजा नहीं था, और वो कहते थे कि अगर ये नहीं है तो पीएमओ कैसे चलाएंगे। तो और ऐसे नेता इस समय आपके सामने हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है और कहीं कहीं पर जीत भी रहे हैं। इन्हें आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मुझे लगता है जो इस किताब में, मैंने तो पूरी अभी तक पढ़ी नहीं, जितना मैं अखबारों और आपके चैनल्स के माध्यम से सुन पाया, इतना तो उन्होंने जरूर लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी जहां एक और सीखने की इच्छा लगातार रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीखना और एक स्टूडेंट की तरह, एक लर्नर की तरह लगातार करते हैं, वहीं दूसरी ओर जिस राजनीतिक दल में उन्होंने वर्षों बिता दिए, वहां पर कितने दुखी प्रणबदा होंगे, कितने मन को उनका कष्ट और पीड़ा होगी जब उनको लगता होगा किसको बागडोर सौंपने जा रही हैं सोनिया जी, जो अपनी ही सरकार के विधेयक को फाड़ दे, जो अपनी ही सरकार को भरे चौराहे में कोसे। उस सरकार के मंत्री के दिल पर क्या बीतती होगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो परिवार बड़ा है, पार्टी और सरकार नहीं। और शायद कहीं ना कहीं यही पीड़ा प्रणबदा को बहुत रही होगी, जिन्होंने इतना लंबा समय यहां पर बिताया और दूसरी ओर देख रहे थे कि गरीब आदमी जो जमीन से जुड़ा हुआ यहां तक आया, वो ये भी संकोच नहीं करते कि प्रणबदा के पास 3-4 बार गए, 5 बार गए, और उनके अनुभव से मोदी जी ने तो सीखने का प्रयास किया, लेकिन जो उस पार्टी में थे वो एएम पीएम भी नहीं समझ पाए, तो बाकी क्या। आपको तो ऐसा जब ये किताब पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रणब मुखर्जी के जो ख्यालात थे गांधी परिवार को लेकर, या वो ये बात जानते थे कि उन्हें कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, वो ये भी सोचते थे कि राहुल गांधी को ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल गई। क्या आप लोग, आप तो दूसरी पार्टी में हैं, क्या आप लोग प्रणब मुखर्जी के इस दुख को या दर्द को समझ गए थे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ काफी अच्छे संबंध भी बनाकर रखे, आरएसएस के मुख्यालय में भी बाद में प्रणब मुखर्जी को बुलाया गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उनके इस दर्द को समझ गए थे? देखिए, जिसने समय कुछ पार्लियामेंट में, मेरा तो 14वीं 15वीं लोकसभा में 2 पार्लियामेंट, मैं तो प्रणबदा के साथ पार्लियामेंट में था ही, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता था, क्योंकि जो अध्ययन उन्होंने किया था, जब भी रिप्लाई करते थे तो शायद 100 वर्ष पहले के इतिहास से शुरू करना और अब तक लाना, एक बहुत कम नेताओं में वो गुण बचे थे, उनमें से एक प्रणबदा थे। और उनको सुनने में हमेशा आपको अच्छा लगता था, सीखने का अवसर मिलता, हम लोग वेट करते थे कब वो रिप्लाई करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जब वो राष्ट्रपति बने तब भी मैं 3 बार उनसे मिलने गया, अलग अलग समय पे। एक बार हम कुछ सांसदों ने मिलकर किताब लिखी थी, उसको लेकर गए थे। तो मैंने प्रणबदा से पूछा कि आप सबसे ज्यादा मिस क्या करते हो? मैंने कहा मैं पार्लियामेंट मिस करता हूं। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भवन में आकर वो अपने आप को, जो प्रणबदा की शख्सियत थी, अपनी बात को बेबाकी से कहना, अपने अनुभव को कहना,
या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो जिस तरह के उत्तर देते थे, वो उनको वो अवसर शायद वापस नहीं मिल पा रहे थे। दूसरा, उन्होंने नाम तो नहीं लिया कभी राहुल जी का, मैं देखिए मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन कभी नाम नहीं लिया, लेकिन उनको एक दर्द जरूर होता था कि कुछ लोग हवा में ही नेतागिरी कर रहे हैं, जमीन पे काम नहीं कर पा रहे, देश के लिए अच्छा नहीं है। अब उनका इशारा किस और था मुझे पता नहीं, लेकिन उनको इस बात का कष्ट होता था कि पार्टियां और बड़े राजनीतिक दल ऐसे चल नहीं सकते। इसमें यह भी लिखा है कि जब उन्हें भारत रत्न दिया, आप ही की सरकार ने दिया, उस समय गांधी परिवार खुश नहीं था और वो इस बात को लेकर दुखी भी थे। क्या कभी ऐसा कुछ उन्होंने आपसे शेयर किया? क्योंकि आपने जब पुरस्कार की बात उन्हें बताई होगी, कम्युनिकेट की होगी, तो बहुत सारी बातें हुई होंगी, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की होगी। मुझे कभी ऐसी बात नहीं बताई, लेकिन देश को तो पता है कि एक अवसर था इंदिरा जी की हत्या के बाद जब प्रणब दा प्रधानमंत्री बन सकते थे। एक अवसर 2004 में फिर था जब वो बन सकते थे, लेकिन अनुभवी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कदर शायद कांग्रेस में कभी थी ही नहीं। शायद ये लगता था कि इस मुकाम पर आएंगे, इस पद पर आएंगे तो असहाय एक परिवार महसूस करेगा। वो पार्टी को मजबूती देने की बजाय वो परिवार की ओर चिंतित थे। आप 3 राज्य जीते, लेकिन कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आपने ईवीएम में सेटिंग की हुई है, इसलिए वोट तो कहीं और पड़ता है लेकिन वो आपके खाते में आता चला जाता है। कमलनाथ भी बड़े हैरान हैं, बाकी जो अशोक गहलोत है वो भी बड़े हैरान है कि ये हुआ क्या। तो क्या वंस फॉर ऑल आप बताइए कि ये ईवीएम में सेटिंग का जो आपके ऊपर आरोप लगता है, क्या ये आपकी जीत का जो मजा है उसको भी थोड़ा किरकिरा कर देता है? नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ये भी कह सकते हैं कि चैनी मिली खंबा नोचे। अब कुछ भी कह लीजिए, हर बार चुनाव हारते तो कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है। वैसे कांग्रेस की आदत पड़ गई संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करना। सुप्रीम कोर्ट हो, कोई वर्डिक्ट आए तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा, चुनाव हार जाए तो ईवीएम या इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, अगर रेड में 353 करोड़ पकड़े जाए तो ईडी सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। कांग्रेस जो 60 साल सत्ता में रही, उसको ही संवैधानिक संस्थाओं पर और देश के सिस्टम पर विश्वास नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अगर आप तेलंगाना में जीतते हो तो ईवीएम ठीक है, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार जाओ तो ईवीएम खराब है। वो कहते हैं कि तेलंगाना में तो आपके स्टेक्स देवर सो लो कि आपने कोशिश भी नहीं की होगी, अगर आप तेलंगाना में जीत जाते तो शक एकदम आपके ऊपर आ जाता। ऐसा नहीं है सुधीर जी, आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकालिए। 5 उपचुनाव हुए, 2 भारतीय जनता पार्टी जीती है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, हमने रिकॉर्ड जीत की, कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर थी। ये जो वातावरण केसीआर के या बीआरएस के खिलाफ बना है, भारतीय जनता पार्टी का देन है। केसीआर हार गए हैं, क्या आप केसीआर को अब अपनी टीम में लेने की कोशिश करेंगे? क्या एनडीए में आप उनको लेने की कोशिश करेंगे अगले चुनाव के लिए? मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। आज कहीं लिख लो आप, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद एक बार निमंत्रण जरूर देना, तब हम बात करेंगे। आज जितनी हमारी सीटें हैं तेलंगाना में, हम उससे दुगनी सीटें लोकसभा की जीत कराएं। हम लिख नहीं रहे हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है और उस दिन आपसे फिर से दोबारा बात करेंगे। आपसे बस मैं ये जानना चाहता हूं, पहले यूट्यूब चैनल्स इतने नहीं थे, सोशल मीडिया का राजनीतिक प्रयोग नहीं हो रहा था, और अब लगातार मीडिया रेगुलेशन, ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल, ओटीटी पर नए रेगुलेशन, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे देश को कि आपका इसके बाद क्या कदम है? मुझे लगता है ब्रॉडकास्टिंग बिल तो आज की आवश्यकता है। आज एक प्लेटफॉर्म नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ना केवल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया। और जैसा आपने स्वयं कहा कि हम केवल आउटडोर सिनेमा हॉल्स की जो हम बात करते हैं या जो सिनेमा हॉल्स देश भर में चलते हैं, उसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म 30% की दर से देश में बढ़ रहा है। 30%, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ओटीटी आज भारत में है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस हैं। अब जो दुनिया भर के देशों के लिए आपने कोई बनाया है प्रोग्राम, वो भारत में तो एज इट इज चलना शायद संभव ना हो। हमने सेल्फ रेगुलेशन का दिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे अपशब्द बोले जाएं, अश्लीलता दिखाई जाए और वायलेंस इतनी दिखाई जाए जिसका भी एक दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। हालांकि पेरेंटल लॉक सिस्टम है अलग अलग एज ग्रुप कैटेगरी से, लेकिन फिर भी मेरा मानना है सेल्फ रेगुलेशन में भी ओटीटी प्लेयर्स को और गंभीरता दिखानी चाहिए। और ये समय है
कि सेल्फ रेगुलेशन हम इसीलिए देते हैं कि वो स्वयं गंभीर होकर अपनी जिम्मेदारी को समझे। रेगुलेट तो सरकार कभी चाहे तब कर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग प्लेटफॉर्म अपनी समझेंगे तो शायद उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी गारंटीज के बारे में बताया।